ओके जी। तीसरा जो तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च स्ट्रेटजी है। ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी दोनों से, और वो डिफरेंस अभी हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि जो BFS था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है, वो तब हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता था अगर एजम्पशंस ये रखी जाती थी कि यूनिफॉर्म कॉस्ट है, या जो कॉस्ट है हर ब्रांच का वो एक जैसा है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती थी कि सिंस बाकी जो अगर एक से ज़्यादा गोल्स लेट से है भी, तो जो सबसे पहले गोल एक्सप्लोर होगा या सबसे पहले जो गोल सर्च के दौरान जिस गोल को हम रीच करेंगे, ठीक है, तो वो गोल सबसे ऑप्टिमल होगा क्योंकि बाकी तमाम गोल्स उस लेवल से नीचे ही आएंगे। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये चीज़ तो कंफर्म थी, लेकिन ये ये बात तब वैलिड थी कि हर एक जो ब्रांच है उसका जो कॉस्ट है वो सबका यूनिफॉर्म है, सबका एक जैसा है। तो ज़ाहिर बात है कि फिर अगर एक ब्रांच भी ज़्यादा होता था नीचे, तो वो जो पाथ है वो ऑप्टिमल पाथ जो है वो नहीं रह जाती थी। ठीक है, तो ये बात तब ट्रू थी। लेकिन लेट से कॉस्ट सेम नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में ही होता है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ से UAT से अगर आप लेट से पेशावर जाएं, ठीक है, तो और एक ये रास्ता है और दूसरा रास्ता ये कि आप डायरेक्ट मोटरवे से जाएं, दूसरा रास्ता है आप GT रोड से जाएं। तो ये दोनों अभी रास्ते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का कॉस्ट सेम नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि चाहे कॉस्ट सेम हो या ना हो, बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है ब्रेथ फर्स्ट सर्च से, लेकिन ये इंश्योर करता है कि चाहे कॉस्ट जो है वो सेम हो या ना हो, लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है स्ट्रेटजी, वो इन एनी केस ऑप्टिमल सोल्यूशन ही आपको देगी। ओके, तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ही है, लेकिन इसमें ये नहीं कि आपने शेलोएस्ट नोड को पहले एक्सप्लोर करना है या लेफ्ट से राइट जाना है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह, बल्कि हर एक नोड जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस नोड तक पहुंचने के लिए कितना कॉस्ट आपको लगा है, तो आप साथ में ये भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं हर एक नोड के लिए। ठीक है, और उसको हम कहते हैं GN, उस कॉस्ट को, जो कि फ्रॉम रूट टू दैट नोड डिस्टेंस जो है या पाथ कॉस्ट जो है वो हर नोड के पास कैलकुलेट होता है। और फिर हम एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करते हैं। ठीक है, उस प्रायोरिटी क्यू में वो नोड सबसे पहले आता है, मतलब लेट से आप इस नोड पे बैठे हैं, इसके सक्सेसर सारे प्रायोरिटी क्यू में चले गए। ठीक है, तो इनमें से वो नोड सबसे पहले आएगा बाहर। ठीक है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला भी नहीं है। इनमें से वो नोड सबसे बाहर आएगा जिसका जो पाथ कॉस्ट है वो सबसे लोएस्ट हो, सबसे कम हो। ठीक है, तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है जिसमें FIFO हम यूज़ करते थे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू होती है, यहाँ पे FIFO नहीं बल्कि प्रायोरिटी क्यू हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिफरेंस की वजह से अलग है BFS से। वो क्या है कि स्टोरिंग द फ्रंटियर एज अ प्रायोरिटी क्यू ऑर्डर्ड बाय GM। तो जो वो FIFO होता था, जो क्यू होती थी हम यूज़ करते थे BFS में, यहाँ पे ये प्रायोरिटी क्यू, और उसमें से
वो नोड सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाएगा जिसके लिए ये वैल्यू सबसे कम हो gn, where gn is a function that gives us for any node n, it gives us the distance or the path cost from root till that node. दूसरी बात, the goal test is applied to a node when it is selected for expansion rather than when it is first generated. अच्छा, expansion और generation में फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो मैं देखें। अब ये जो सी नोड है, ये क्या हुआ है, ये बेसिकली आप इधर से देख सकते हैं कि ये सिर्फ जनरेट हुआ है, ठीक है। ये जो बी है ये एक्सपेंड हुआ है, इसके चाइल्ड्स में आप चले गए हैं, ठीक है। तो जनरेशन अगर कि ये दोनों नोड्स जनरेट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बी एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। तो जो पाथ कास्ट है वो एक्सपेंशन के टाइम कैलकुलेट की जाती है, बल्कि टेस्ट जो है, टेस्ट वो क्या होता है, वो एक्सपेंशन के टाइम किया जाता है कि आया ये गोल है, गोल नोड है कि नहीं है, ठीक है, से जनरेशन के टाइम नहीं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, द गोल टेस्ट इज अप्लाइड टू अ नोड व्हेन इट इज सेलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन rather than when it is first generated। तो सी नहीं बी के ऊपर टेस्ट होगा। अ टेस्ट इज एडेड इन केस अ बेटर path is found to a node currently on the frontier। ओके जी, तो because on the same level there may be cost difference। अच्छा, ये नहीं होता कि आपको लेट्स से आपको मिल गया है फ्रंटियर में, क्या होता है फ्रंटियर में करंट नोड्स ही होते हैं ना, जो कि लेट्स से एक नोड है ए, इसके 3 चाइल्ड्स हैं, तो ये तीनों के तीनों फ्रंटियर क्यू में या फ्रंटियर लिस्ट में पड़े होते हैं। तो फ्रंटियर में जितने भी है, ठीक है, वो सारे है तो एक लेवल पे, लेकिन चूंकि लेकिन ये डिफरेंट कॉस्ट के ब्रांचेस हैं, ये हमने तय किया था। तो सारे एक लेवल पे है, लेकिन तीनों के जो कॉस्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक के ऊपर लेट से अगर हमने गोल टेस्ट लगा दी और वो हमें गोल वो जो 3 थे उसमें से पहला जो है वो गोल स्टेट जो है वो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बाकी दोनों हैं उसमें भी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो बाकी 2 है जो कि अभी फ्रंटियर लिस्ट में है, ठीक है, वो बाकी 2 जो हैं वो भी गोल स्टेट, उनमें से कोई गोल स्टेट हो और वो इससे लेस कॉस्टली हो, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हम फ्रंटियर में जितने होते हैं वो सारे एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो जब तक फ्रंटियर एम्प्टी नहीं है तो हम करंट लेट्स से अगर गोल डिसाइड हो गया है तो फिर हम फ्रंटियर में जितने भी हैं उन सारों के ऊपर गोल टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च में और इसमें, कि यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू मेंटेन होती है और वही नोड नेक्स्ट एक्सपेंड होगा जो कि जिसका पाथ कॉस्ट जीएन की वैल्यू सबसे कम हो, वही बार आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंशन के टाइम गोल टेस्ट होता है, ठीक है, सिलेक्शन के टाइम नहीं, और जिस टाइम जनरेट होता है उस टाइम नहीं। तीसरी जो चीज़ है कि अगर इन तीनों में से अगर हमें बेटर पाथ मिल जाए, ठीक है, वो जो मैंने तीनों में से, तो वहाँ पे भी हम गोल टेस्ट देख लेते हैं कि क्या पता ये भी गोल हो। तो अ गोल टेस्ट इज एडेड इन केस ऑफ बेटर पाथ इज फाउंड टू अ नोड करेंटली ऑन द फ्रंटियर। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। ओके, अब इसकी कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो ओके, कि आया यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है। इट विल गेट स्टक इन एन इन्फिनिट लूप इफ देयर इज अ पाथ विद एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो कॉस्ट एक्शंस। अच्छा, इसमें एक मसला है कि अगर ऐसा पाथ है जो कि जिसका कॉस्ट ज़ीरो है लेकिन पाथ्स हैं,
ठीक है, कॉस्ट कोई नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एक रास्ता है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस यूईटी के अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप इधर से उधर जाएंगे तो आपका कोई, क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बीच में से ऐसे स्टेप्स हो, लेट्स से 5000 ऐसे स्टेप्स हो जिस पर आपका कोई खर्चा या कोई कॉस्ट जो है वो नहीं आ रहा, या इन्फिनिट लूप है, ठीक है, आप स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन उस स्टेप्स का कोई कॉस्ट नहीं। जैसे नो ऑप्शन जो है या जो नो एक्शन जो था जब हम वैक्यूम क्लीनर एग्जांपल चेक कर रहे थे, ठीक है, तो नो ऑप्शन इज़ एन एक्शन, ठीक है, लेकिन इसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो जो क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर जो था वो अपनी जगह पर पड़ा रहता था, एक्शन होता था, नो ऑप्शन नो ऑप्शन नो ऑप्शन नो ऑप्शन, ठीक है, लेकिन कोई सोल्यूशन, मतलब वो जो टास्क था क्लीनिंग का या डर्ट को सक करने का, ठीक है, वो ये इन्फिनिट लूप में पड़ा रहेगा, नो ऑप्शन नो ऑप्शन नो ऑप्शन नो ऑप्शन। तो स्टेप्स तो ये ले रहा है, नए स्टेट्स में जा रहा है, ठीक है, या उसी स्टेट में दोबारा वापस आ रहा है, तो एक इन्फिनिट लूप है। लेकिन सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन क्या है इस केस में? सोल्यूशन ये है कि डर्ट सारा का सारा क्लीन हो, तो वो सोल्यूशन हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कि वो नए स्टेट्स में जा रहा है और कोई कॉस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोई कॉस्ट जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होगा कि वही जो चीज़ है वो फ्रंटियर क्यू में वही स्टेट दोबारा दोबारा आएगी और उसका कॉस्ट जो है वो सबसे लेस होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी वो लेस था, अभी भी वो चूँकि स्टेट तो चेंज हो रहा है, नो ऑप्शन और दोबारा नो ऑप्शन, नो ऑप्शन दोबारा और नो ऑप्शन, लेकिन कोई कॉस्ट नहीं आ रहा। तो हमेशा यही जो स्टेट है, ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू में सबसे टॉप पे रहेगी और इन्फिनिट लूप में तो कभी भी सोल्यूशन हम गेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर द कंप्लीटनेस ऑफ यूसीएस हम क्या करते हैं कि हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जब भी कोई एक्शन होगा, चाहे कोई भी एक्शन हो या कोई स्टेप हो, तो कोई ना कोई कॉस्ट उसका ज़रूर होगा, ठीक है, उसके साथ हम कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो एसोसिएट करेंगे और उस कॉस्ट को हम नाम देंगे तो जो कॉस्ट है उसको हम एप्सिलॉन का नाम देते हैं, वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो अगर लेट्स से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये कोई भी लेट्स से का स्टेप हो रहा है तो स्टेप को हम ये कॉस्ट लिखेंगे। तो ये कॉस्ट जब ऐड होगा तो नेक्स्ट अगर वही स्टेट भी आ रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बाकी दूसरे स्टेट से कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये किसी दूसरे स्टेट में पे जा सकता है, ठीक है, या कोई दूसरा जो स्टेट है, ठीक है, वो प्रायोरिटी क्यू में आगे आ सकते हैं, तो फिर हम वो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ दी रेमेडी टू दी प्रॉब्लम डिस्कस्ड अर्लियर। अच्छा, अब इसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं। सो ज़ाहिर बात है कि जो स्टेप्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है, और स्टेप्स तो नया जो एड होगा स्टेप या नया जो भी एक्शन होगा उसके एक्शन के नतीजे में जो पाथ में एडिशन होगी पाथ कॉस्ट में, इसका मतलब है कि हर एक्शन के बाद पाथ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। सो और पाथ जो है वो कभी भी कम नहीं होगी बल्कि स्टेप्स के साथ पाथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही होगी। तो ये इम्प्लाई करता है कि ओके, तो ज़ाहिरी बात है कि वही नोड एक्सपेंड होगा जिसका पाथ कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। तो जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, ठीक है, वो सोल्यूशन क्या होगा? वो सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा क्योंकि उस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमने हमेशा ऑप्टिमल नोड को ही एक्सप्लोर किया है, या सबसे कम वाला जो पाथ कॉस्ट वाला
नोड है उसको एक्सपेंड किया है। तो टिल जब हम पहुंचेंगे सोल्यूशन तक तो पीछे सारे हमने जो डिसीजन लिए होंगे वो ऑप्टिमल डिसीजन होंगे। तो जो लास्ट वाला डिसीजन होगा वो भी जब ऐड हो जाएगा तो ये पूरा पाथ ऑप्टिमल पाथ बनेगा। सो द सॉल्यूशन दैट इज reached in the result of UCS will be an optimal solution। ओके जी, अब इसका रनिंग टाइम देखते हैं और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो देखते हैं। सो लेट सी स्टेरिक बी द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉस्ट है एंड एज्यूम दैट एवरी एक्शन कॉस्ट एटलीस्ट एप्सिलॉन। तो सी तक पहुंचने, सी जो है वो पाथ है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, या पाथ कॉस्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। और इस रास्ते के ऊपर जो स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप्स, वो स्टेप्स हमने डिनोट किए हुए हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो वर्स्ट केस टाइम क्या होगा? वर्स्ट केस जो टाइम होगा वो होगा बी टू द पावर 1 प्लस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो इसका मतलब है होगा कि ठीक है, तो बी रेज टू पावर 1 प्लस सी स्टेरिक डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और ऊपर क्या, ऊपर जो है वो फ्लोर का साइन लिखा हुआ है, तो इसमें लेट्स से अगर डेसिमल में कोई नंबर आएगा तो उसका जो लोवेस्ट पॉसिबल, आई मीन हाँ, उसका जो लोअर बाउंड होगा हम बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते थे कि हम लेवल्स जो है वो एक्सप्लोर करते थे ना, एक लेवल पर दूसरा लेवल। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पाथ होता था वो होता था, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जो लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स होते थे, डेप्थ थी वो डी होती थी। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते थे कि हम डी लेवल्स एक्सप्लोर करते थे, और हर लेवल का जो कॉस्ट होता था, फर्स्ट लेवल का वो बी पावर 0 होता था, दूसरे का बी पावर 1, तीसरे का बी पावर 2, बी पावर 3, और कॉस्ट जो सबसे एंड वाला होता था वो बी पावर डी होता था। ठीक है, तो टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती थी वो बी पावर डी होती। यहाँ पे डी का कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि ब्रांच फैक्टर तो है नहीं कि हम सारे ब्रांचेस तो देख ही नहीं रहे। ठीक है, बल्कि हम वो ब्रांच पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि जिसका कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। और ये भी हो सकता है, ठीक है, कि प्रायोरिटी क्यू में जो बाकी ब्रांचेस हैं उनका जो है वो उनकी बारी ही ना है, क्योंकि उस ब्रांच के उनकी उस ब्रांच को एक्सप्लोर और उसकी तरफ जाने से जो पाथ कास्ट बन रहा है वो इस लेवल से नीचे लेवल पे जाके किसी दूसरे ब्रांच में हम अगर इस लेवल से नीचे जाएं, ठीक है, और एक और ब्रांच भी ऐड कर दें तो वो कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल वो कम है इस लेवल पे किसी ब्रांच, तो फिर हम इस ब्रांच पे नहीं जाएंगे बल्कि इस लेवल से नीचे जाएंगे, क्योंकि हमने ज़ाहिरी बात है कि वो चीज़ एक्सप्लोर करनी है जिसका पाथ कॉस्ट है वो सबसे कम हो। तो इस केस में हमने डी तो हमारे पास कोई नहीं है, मतलब डी नहीं, बल्कि हमने उधर तक पहुंचने का कॉस्ट और हमने कितने स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट डिवाइड बाय स्टेप्स, इससे हमारे पास टोटल आप कह सकते हैं कि तो ये टोटल कॉस्ट है, पाथ कॉस्ट डिवाइड बाय किसी अच्छा एक स्टेप का जो है वो कॉस्ट। तो जब हम टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर स्टेप कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स वो लेवल्स थी, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो लेवल्स नहीं है बल्कि टोटल पाथ कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट। सो ये हमारे पास टोटल स्टेप्स आएंगी। तो हमने जितने स्टेप्स लिए हैं बी की पावर दैट नंबर, और ये हमारे पास
स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, और ये बी पावर डी से ज़्यादा बी हो सकती है, क्योंकि नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग द कॉस्ट नॉट नंबर ऑफ लेवल्स। अगर सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो स्टेप कॉस्ट जो है वो इक्वल है, सेम है, सिमिलर है, तो फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो लेट्स से अगर ये 50 है, ठीक है, और स्टेप कास्ट जो है वो 5 है सब के लिए, तो यहाँ पे 10 आएगा। इसका मतलब है कि 10 ब्रांचेस आपने एक्सप्लोर की है, ठीक है, और आप 10th लेवल पे है। तो इस केस में जब सारे के सारे स्टेप कॉस्ट जो है वो सिमिलर है, तो ये जो चीज़ है यू सी एस जो है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जो रनिंग टाइम था वो हमारे पास बी पावर डी ही था, बिग ओ, ठीक है। तो यू सी एस जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट बी एफ एस, अगर तो हम ये इंश्योर करें कि हर स्टेप का जो कॉस्ट है या हर ब्रांच का जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है और सबके लिए सिमिलर है, ठीक है जी। तो ये कहानी थी यू सी एस की। यू सी एस का ये यहाँ पे आप देखें ये इधर आप खड़े हैं, ठीक है, आपने ये देखा और फिर ये देखा, तो इन दोनों में से कौन सा कम कॉस्ट वाला 80 वाला, तो ये इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ही ब्रांच है तो वो इस रास्ते से आएगा, ठीक है। तो अब ये सारा ऐड करते तो इससे क्या आ रहा है, 80, दिस इज़ 198, 198 प्लस 80 दैट इज़ 278, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाते तो ये क्या बन रहा है, ये अराउंड 300 प्लस बन रहा है। तो देखिए कैसे हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाकी वही कोड है जो कि हम पिछले एग्जांपल्स में देखते आ रहे हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे फीफो नहीं है बल्कि यहाँ पे फ्रंटियर जो है वो एक प्रायोरिटी कॉस्ट है, और ये प्रायोरिटी कॉस्ट जो है वो प्रायोरिटी क्यू जो है इसके अंदर जो ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ऑर्डर में जो नोट्स पड़े हुए हैं उनका ऑर्डर जो है वो पाथ कॉस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी सारा का सारा वही है कि हम एग्जैक्टली ये बी एफ एस ही है, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लेकिन यहाँ पे फीफो नहीं है बल्कि यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है। बाकी पूरा एल्गोरिथम जो हमने इससे पहले बी एफ एस में एक्सप्लेन किया है ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। ओके जी, इसके बाद है डेप्थ लिमिटेड सर्च, ठीक है। सो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें चूँकि उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो अगर इन्फिनिट लेट से लेंथ है या डेप्थ है तो फिर उसकी जो कंप्लीटनेस है वो जो कंप्लीटनेस थी वो कंप्रोमाइज़ हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि डेप्थ लिमिटेड सर्च में आप एक प्री डिफाइंड ऑलरेडी अगर आपको प्री डिटर्मिन आप देखते हैं कि यार ये इतनी ट्री है, तो आप गेस लगा लेते हैं कि इसका सोल्यूशन इस लेवल तक आ सकता है, तो आप पूरी ट्री एक्सप्लोर नहीं करते कि भाई आप उस लिमिट तक डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर लेते हैं। तो उससे ये हो सकता है कि उससे जो कंप्लीटनेस है वो इंश्योर हो जाएगी। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च विद दिस इज एग्जैक्टली द डेप्थ फर्स्ट सर्च with a predetermined depth limit L. Nodes at depth L are treated if they have no successor, and this solves the infinite path problem. तो L लेवल तक उसके बाद जितने भी है उसको आप डिस्कार्ड कर लेते हैं कि ये ट्री का हिस्सा नहीं है। Unfortunately, it also introduce the incompleteness if we choose L is less than D. हाँ, आप देखें अगर आपका ये गेस गलत हुआ और आपने जो लिमिट रखी है वो D से कम है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन उस L से नीचे है, तो फिर ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। Depth limit search will also be non-optimal if we choose L greater than D.
अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर हमने एल जो है वो जो डी है, जिस लेवल तक हमारे पास सोल्यूशन है, उससे हमने कम रखा, तो फिर इसकी ऑप्टिमिलिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि चूँकि ये डेप्थ को फर्स्ट कर रहा है एक्सप्लोर, तो हो सकता है कि ये उस डी जो है वो हमारे पास दूसरे लेवल पे है, और लिमिट हमने 5 फिफ्थ लेवल तक रखी हुई है, तो इससे ये होगा कि वो पहले फिफ्थ लेवल पे जाएगा, फिर ऊपर से ऊपर वापस आएगा, तो जो सोल्यूशन मिलेगी वो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं होगी। अच्छा, सो सिंस ये मैक्सिमम जो है वर्स्ट केस में एल तक जा सकता है, ठीक है, तो इसकी जो अ, जिस तरह बी पावर डी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए, यहाँ पे अब डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो उसके लिए पूरे का पूरा डेप्थ नहीं बल्कि एक लिमिट रखा गया है एल। सो देर इज़ नो डी, रदर देर इज़ एल, तो इसलिए इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बी एल है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बी एल ही है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, इट कैन बी व्यूड अ स्पेशल केस ऑफ डेप्थ लिमिटेड सर्च। अगर हम एल को इन्फिनिटी कर दे, तो जब एल जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब है कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च ही हो गया है, ठीक है। अगर हम लिमिट इन्फोर्स करते हैं तो फिर वो डेप्थ लिमिटेड सर्च ही होगा, लेकिन अगर हम उसको इन्फिनिटी करते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो क्या होगा, अ, वो फिर होगा डेप्थ लिमिटेड सर्च। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस पे रिकर्सिव कॉल्स हैं। शुरू में ये डेप्थ लिमिट सर्च ही है, जिसको हम प्रॉब्लम और जो लिमिट हमने रखना है वो लिमिट हम दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक फंक्शन कॉल होता है जो इनिशियल स्टेट होता है, जो रूट स्टेट, वो प्रॉब्लम और लिमिट जो है उसको हम बंद करके एक नोट बना देते हैं, ठीक है। ये नोट, प्रॉब्लम और लिमिट जो है ये हम एक फंक्शन को पास कर देते हैं, ठीक है। वो चेक करता है कि ये जो नोट आया है ये गोल स्टेट है कि नहीं है। अगर है तो सोल्यूशन दे दो, ठीक है। अगर नहीं है तो देखो, अगर लिमिट ज़ीरो है, कट ऑफ का मतलब होगा कि जो आपने लिमिट रखा था उस लिमिट में सोल्यूशन नहीं मिला। तो अगर लिमिट ज़ीरो है, इसका मतलब कि आप सोल्यूशन आप आगे जा नहीं रही, तो सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज लिमिट आपने रखी है वो ज़ीरो गया, तो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, इसलिए आप कट ऑफ जो है वो आप रिटर्न कर दें। अगर लिमिट कुछ वैल्यू है तो आप नीचे आएँ और देखें कि कट ऑफ अकॉर्ड तो नहीं हुआ, तो फॉल्स मतलब कट ऑफ जो है वो फॉल्स है, वो जो आपने लिमिट रखी थी उस लिमिट में वो लिमिट अभी रीच नहीं हुई, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो फॉल्स ही हो गया। अच्छा, अगर ये फॉल्स है तो फिर आप नीचे आएँ और जो फर्स्ट नोड है उसके तमाम एक्शंस जो हैं, उसके एक्शंस पे, आई मीन एक्शंस का मतलब है कि आप जिन एक्शंस पे जाएंगे तो उसके जो सक्सेसर्स हैं वो एक्सप्लोर होंगे ना। आप हर एक उसका जो सक्सेसर है उसको नोट बनाएं, चाइल्ड नोट, ठीक है, और उस नोट को, प्रॉब्लम को, और सिंस अब लिमिट -1 हो गया ना, आप दूसरे लेवल पे आ गए, तो ये जाके ये रिकर्सिव कॉल है, ये इधर ही का आएगा। तो यहाँ पे नोड में चाइल्ड आएगा, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, और लिमिट में लिमिट -1 ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कॉल चल रही होगी, ठीक है। और ओके, फिर क्या होगा, फिर यही काम दूसरे सक्सेसर के लिए भी होगा, फिर तीसरे सक्सेसर के लिए भी होगा, फिर चौथे सक्सेसर के लिए भी होगा। जब सारे सक्सेसर्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो सारे सक्सेसर्स कॉल उनका उनके उनका कॉल हो रहा है, तो जब सारे सक्सेसर्स ख़त्म हो जाए, दिस इज़ बेसिकली ये ऐसी हैं कि आपने रूट दे दिया है, रूट के तमाम चाइल्ड्स एक्सप्लोर हो गए, ठीक है। तो एक चाइल्ड एक रिकर्सिव कॉल में उसके जो सब चाइल्ड्स हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, और दूसरे कॉल में दूसरे ब्रांच के सब ब्रांचेस जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये ट्री भी मैं आपको समझाऊँ इधर से। पहले ये आया, ठीक है, इसके ये दो एक्शंस हैं ना, तो ये रिकर्सिव कॉल में गया -1 लिमिट के साथ, क्योंकि अब लिमिट -1 एक कम होगी, और ये भी गया -1 के साथ। फिर इसके सारे एक्सप्लोर हो गए हैं, ये गया
-2 के साथ ये गया, -2 के साथ ये भी गया, -2 के साथ ये भी गया, -2 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डेप्थ जो है वो लिमिट तक चेक किया जाएगा। अगर यहाँ नहीं है फिर डी में आएगा, यहाँ नहीं है फिर बी में आएगा, फिर इसका डेप्थ जो है वो पहले चेक हुआ। सो दिस इज एग्जैक्टली द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल्स हैं जिससे डेप्थ फर्स्ट सर्च ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, और साथ में वो लिमिट मिलेगी तो लिमिट भी चेक कर रहा है कि उस लिमिट से नीचे ना जाए उस लिमिट तक। ठीक है, तो जब लिमिट अगर हो जाए, लेट्स से लिमिट रीच हो जाए और आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कट ऑफ जो है वो अकर हो गया है और आप फेलियर या कट ऑफ जो है वो रिटर्न कर दें। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू दी डेप्थ लिमिट सर्च, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आप लिमिट रखते हैं ताकि पूरे ट्री एक्सप्लोर ना हो, क्योंकि उससे कंप्लीटनेस का मसला आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट जब रखते हैं तो कंप्लीटनेस को आप इंश्योर कर सकते हैं। सो दिस इज अ माइनर modification of, I mean a minor modification in depth first search, and we name it depth limited search because of the limit. ठीक है।